एक गांव में एक बुजुर्ग महिला जानकी रहती थी अपने दो बेटों के साथ। बड़े बेटे ने अच्छी पढ़ाई की थी और शहर में अपना अच्छा खासा बिजनेस कर रहा था। इसलिए माँ ने स्वप्ना नाम की एक अमीर लड़की को ढूंढा और उससे उसकी शादी करवा दी। इस तरह बड़ा बेटा और उसकी पत्नी शहर में ही बस गए और आराम से रह रहे थे। लेकिन छोटा बेटा रमेश उसकी पढ़ाई में रुचि नहीं थी, इसलिए वो अपने माता पिता के साथ रहकर खेतों की देखभाल कर रहा था। उसका विवाह एक गरीब कन्या लक्ष्मी से हो गया था। लक्ष्मी एक अच्छी व्यवहार वाली लड़की थी जो खेतों में अपने पति की मदद करती और घर में भी सभी काम संभालती। कुछ दिन बीत गए और एक दिन जानकी के बड़े बेटे ने शहर से उसे फोन किया और इस तरह कहा, माँ, 3 महीने की ड्यूटी पर मुझे लंदन जाना पड़ रहा है। स्वप्ना यहाँ 3 महीने तक अकेली नहीं रह सकेगी, इसलिए वो आपके पास गांव में आ जाएगी और आप कुछ दिन उसका ख्याल कर लीजिएगा। क्या तुम्हें अलग से बताना होगा? हम सब यहाँ उसकी देखभाल करने के लिए है ना? और उसने फोन काट दिया। उसी समय छोटी बहू अपने खेतों से सब्जियां लेकर आई। बहू लक्ष्मी, शहर से तुम्हारी जेठानी कुछ महीनों के लिए हमारे साथ रहने आ रही है। वो एक बड़े घर की लड़की है और उसे इस बात का घमंड है। अगर वो तुमसे कुछ कहे तो उसे अनदेखा कर दो, नजरअंदाज कर लेना, ठीक है ना? ठीक है सासू माँ, जब तुम मुझसे कह रही हो तो मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं मानूंगी। इस तरह अगले दिन लक्ष्मी ने सब्जी की टोकरी ले ली। सासू माँ, जब तक भाभी आती है मैं जाकर सब्जी बेच कर आऊंगी, ठीक है ना? तो वो सब्जी बेचने के लिए निकल गई। वो जाकर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सब्जी बेचने लगी। उसी समय दूर से उसने स्वप्ना को कार में आते हुए देखा। स्वप्ना को घर जाने का रास्ता नहीं पता था, इसलिए वो सीधे लक्ष्मी के पास आई और उसने कार रोककर कार का दरवाजा खोला और अपने सामने लक्ष्मी को देखा। लक्ष्मी खुशी खुशी उसे देखकर पास आई। दीदी, कैसी हो तुम यहाँ मुझसे मिलने आई हो ना? उसके ऐसे कहने पर स्वप्ना चिढ़ गई। हे, दूर रहकर बोलो। तुम तो मेरे ने करीब आने वाली हो, जैसे मैं तुम्हारी सगी बहन हूँ, अक्का अक्का करके। अगर कोई देख लेगा तो सोचेगा मैं सब्जी बेचने वाली की बहन हूँ। उसकी बातों से लक्ष्मी आहत हो गई और चुप हो गई। तब सपना, वैसे भी मैंने तुम्हारी गाड़ी नहीं रोकी थी, मैं रास्ता भूल गई थी, इसलिए तुम्हारे पास आई और कार डोर खोला, ओके ना? तब लक्ष्मी धीरे से, हमारा घर बस 2 लीन दूर है दीदी, आओ घर चले। इतना कहकर वो कार में बैठने लगी। तभी स्वप्ना ने उसे कार में चढ़ने से रोक दिया। ये तुम्हारी सब्जियां ले जाने वाला ऑटो नहीं है, तुम मेरी अनुमति के बिना कार में बैठ रही हो। तुमको कार में जाने के लिए किसने कहा? तुम तेज चलो, मैं तुम्हारे पीछे कार में आऊंगी। लक्ष्मी को इस बात का बुरा लगा, लेकिन फिर भी वो टोकरी लेकर उसके आगे आगे चलने लगी और स्वप्ना कार में उसके पीछे पीछे हो ली। स्वप्ना को देख जानकी को बड़ी खुशी हुई, लेकिन लक्ष्मी आहत होकर अंदर चली गई। कुछ देर बाद जानकी लक्ष्मी के कमरे में गई और, बहू लक्ष्मी, क्या हो गया तुम्हें? इतनी उदास क्यों हो? तब लक्ष्मी ने सड़क पर हुए अपमान के बारे में बताया। उस बात के लिए जानकी को भी बुरा लगा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना लक्ष्मी कि वो एक अभिमानी लड़की है, लेकिन अगर अभी हम कुछ कहेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए निबाह कर लो मेरी बेटी, उसने उसे समझाया। स्वप्ना आने के दिन से ही महसूस करी थी कि वो एक रिच है और उसे खुद पर बड़ा घमंड था। सास और बहू दोनों ने इस पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और बस इस तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन सुबह जब लक्ष्मी खेत जा रही थी, ए लक्ष्मी, कहाँ जा रही हो? मैं खेत जा रही हूँ दीदी। तुम वहां बाद में चली जाना, लेकिन उससे पहले मेरी गाड़ी साफ करो। 6 दिन से मैं आई हूँ, उसकी सफाई ही नहीं हुई है। बाद में चली जाना खेत वेत, पहले से पानी से अच्छी तरह साफ करो। ये सुनकर जानकी ने कहा, यह उसके लिए संभव नहीं है सपना, उसके पास बहुत सारे काम हैं। फिर मेरी गाड़ी की सफाई कौन करेगा? तुम्हें कोई काम नहीं है ना बहू, तो तुम अपनी कार साफ कर लो ना, और तो हमारे पास कोई नहीं है। मैं एक अमीर घर से हूँ, मैं इतना चीप काम नहीं करूंगी।
ये है ना आपकी गरीब बहू, इससे करवाइए, ये कर देगी। जानकी को बहुत गुस्सा आ गया। कौन है यहाँ अमीर? तुम हो? क्योंकि मेरा बेटा वहाँ कमाता है तो तुम आराम से बैठकर खा रही हो, लेकिन लक्ष्मी तुम्हारी तरह आलसी नहीं है। वो खुद ही खेती करती है और अपना पैसा कमा रही है। क्या तुम्हें कभी कुछ करने की सूझी भी है? तुम अपने जीवन में 1 रुपया भी नहीं कमा सकती हो और इतने घमंड से रिच होने की बात कर रही हो। मैं पहले दिन से तुम्हारी ओछी हरकतें देख रही हूँ, समझी? बंद करो अब। सासू माँ, अगर तुम मुझे उसके सामने नीचे दिखाओगी तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। बुरा लग रहा है तो लगे, लेकिन तुम लक्ष्मी के बारे में एक और शब्द कहोगी तो चुप नहीं रहूंगी। स्वप्ना ये सुनकर कार लेकर अपनी माँ के घर चली गई। सासू माँ, तुमने ऐसा क्यों कहा उसे? इतना कुछ करने के बाद भी वो घमंड से बोल रही थी। ये यहाँ रहने लायक ही नहीं, मैं अपने बेटे से बात कर लूंगी। इतना कहकर सास ने लक्ष्मी का साथ दिया और धनी बड़ी बहू को विदा कर दिया। कीर्ति ने फैशन प्रतियोगिता जीती और पुरस्कार भी, और सभी का दिल जीत लिया। नंदिनी हार गई और उसे अपनी गलती समझ आई। दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन जब कीर्ति और नंदिनी अपने घर वापस जा रही थी, तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक महिला से हुई। कीर्ति, तुमने फैशन प्रतियोगिता जीती और हमारी कॉलोनी का नाम रोशन किया, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कितनी भी कोशिश कर ले, जीत नहीं पाते। अच्छे लोगों के साथ ही अच्छा होता है ना, बुरे चाहे कितनी कोशिश कर ले। क्यों? वो नंदिनी की तरफ देखकर कहने लगी। नंदिनी समझ गई कि वो इनडायरेक्टली उसे अपमानित कर रही है और शर्म से सिर झुका लिया। ये कीर्ति ने देखा। ठीक है आंटी, कुछ काम है, हम जाएं? वे दोनों आगे बढ़ गईं। रास्ते में 2 और महिलाओं ने उन्हें देखा तो वो भी उनके बारे में बात करने लगी। वे दोनों देवरानी जेठानी हैं। काली वाली छोटी बहू है, बड़ी मिलनसार है। गोरी वाली बड़ी बहू है, उसे अपने पे बड़ा घमंड है। सिर्फ सुंदरता ही सब कुछ होती है क्या? बड़ा दिल भी होना चाहिए, इसलिए ईश्वर ने कीर्ति को जिताया है। हाँ, वे दोनों बुराई कर रही थीं, लेकिन कीर्ति ने ऐसे दिखाया जैसे उसने कुछ नहीं सुना और आगे बढ़ गई। नंदिनी ये सुनकर क्रोधित हो गई। वे चुपचाप घर वापस चली गई। नंदिनी जब बड़े गुस्से में थी और अपने कमरे में जा रही थी, कीर्ति दीदी, तुम अब कहाँ जा रही हो? आओ हम खाना बनाएं। नंदिनी गुस्से में, तुम कोयले शक्ल की औरत, क्या तुमने कभी मेरे बिना खाना नहीं बनाया? तुम मुझे ऐसे बुला रही हो जैसे तुम मेरे बिना खाना नहीं बना सकती। उसने इतनी नाराजगी में कहा कि कीर्ति को समझ नहीं आया कि क्या कहे। दीदी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बात कर रही हो मुझसे? तुमने नहीं सुना कि लोग कैसे बात कर रहे थे? और जब तुमने अपनी तारीफ सुनी तो तुमको बड़ा घमंड हो गया? हाँ दीदी, ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो उनकी बातों को अनसुना कर दिया और तुम भी उन्हें दिल पर मत लो। मेरा जो अपमान हुआ काफी है, तुम जाओ और अपना काम करो। वो तिल मिलाकर बोली और चली गई। इसके साथ ही कीर्ति और नंदिनी के बीच का रिश्ता फिर से पहले की तरह हो गया। नंदिनी पहले जैसा दुर्व्यवहार करती थी, वैसा ही फिर से करने लगी। इस तरह दिन बीत रहे थे। कीर्ति ने जब भी गलतफहमी दूर करने की कोशिश की, नंदिनी ने उसके रंग पर कटाक्ष करके उसे भगा दिया। तब कीर्ति ने भी उसे सफाई देना बंद कर दिया। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन नंदिनी हॉल में बैठी थी और अपना मोबाइल देख रही थी। तभी कीर्ति फर्श पर पोछा लगाने आई और अपना काम करने लगी। ये देखकर कीर्ति को अपमानित करने के इरादे से नंदिनी ने अपने फोन पर बात की। हाय दिव्या, क्या हाल है? मैं अच्छी हूँ। कुछ नहीं, मैं बस आराम कर रही थी। वो ऐसे दिखावा कर रही थी जैसे वो दूसरी तरफ किसी से बात कर रही हो। हाँ 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 हाँ, वो कोयले चेहरे वाली रम्या ना? सही बात है, कोयले की तरह काली होने पर भी उसे बड़ा घमंड है। जब भी मैं उसे देखती हूँ तो उल्टी जैसे लगने लगता है। अगर वो मेरे सामने खड़ी हो तो मैं अपना खाना भी न खा सकूं। यही मेरी भी स्थिति है, लेकिन कोई दूसरा विकल्प नहीं। जरूर आना तुम। ठीक है, फिर कॉल करूंगी मैं तुम्हें। उसने हंसते हुए फोन काट दिया। कीर्ति समझ गई कि वो उसका अपमान कर रही है। उसे बहुत बुरा लगा और वहां से चली गई।
मुझे परेशान करने से उसे क्या खुशी मिलती है मुझे समझ नहीं आता। मैं अकेली तो नहीं हूँ जो सांवली है। अगर मैं चुप रहूंगी तो वो मुझे और भी परेशान करेगी। अगर मैं किसी तरह गोरी हो गई तो वो अपना मुंह बंद कर लेगी। उसने ऐसे ही सोचा और बाजार से तरह तरह की क्रीम ले आई और नियमित रूप से अपने चेहरे पर लगाने लगी। इस तरह कुछ दिन बीत गए। ये नंदिनी ने देखा और उसे ताना मारा। दूसरों को फॉलो करने का अर्थ केवल नकल करना ही होता है। गोरी खाल जन्म से आती है, क्रीम्स वगैरह लगाने से नहीं। वो उसका मजाक बनाने लगी। इससे कीर्ति को बुरा लगा और वो और भी क्रीम्स लगाने लगी। दिन बीत गए लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं आया। फिर वो प्रार्थना करने लगी, ये सब बेकार है। मेरे गोरे होने की कोई उम्मीद नहीं दिखती। मैं इस अपमान से कब बाहर आऊंगी? हे देवी माँ, मेरी प्रार्थना सुनो और मुझे कोई उपाय बताओ देवी माँ। इस तरह प्रार्थना करने लगी। उसकी प्रार्थना सुनकर देवी उसके सामने प्रकट हो गई। देवी को देखकर कीर्ति अपनी परेशानी कहने ही वाली थी कि तुमको बताने की जरूरत नहीं कीर्ति, मैं सब कुछ जानती हूँ। मैं तुमको एक वरदान दे रही हूँ। जो कोई भी तुम्हारा उपहास करता है और तुम्हारे बारे में बुरा बोलता है, वो सभी तुमको एक गोरी महिला के रूप में देखेंगे, लेकिन दूसरों के लिए तुम एक सामान्य महिला की तरह दिखोगी। मैं तुम्हें ये वरदान दे रही हूँ। जाओ, खुश रहो, हमेशा खुश रहो। इतना कहकर वो गायब हो गई। ये सुनकर कीर्ति बहुत खुश हुई। अगली सुबह जब नंदिनी ने कीर्ति को देखा तो वो चौंक गई। ये क्या है? मेरी आंखें मुझे धोखा दे रही है क्या? ये इतनी गोरी कैसे दिख रही है? हे भगवान, ये क्या हुआ? वो उसे देखकर चौंक गई। उसे इस तरह देखकर कीर्ति, लगता है देवी का वादा पूरा हुआ, इसलिए नंदिनी मुझे देखते ही सदमे में आ गई। वो मन ही मन हंसने लगी। कीर्ति को इतना गोरा देखकर नंदिनी को बहुत जलन हो रही थी और उसे गोरा देखकर वो बहुत रोई। वो ये कहाँ जानती थी कि ये तो देवी की कृपा थी।